डिस्कस करते हैं। तो हम जो यहाँ बात कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, वो बात कर रहे थे कि हमें अगर किसी प्रोग्राम में कुछ सिंटैक्स पर्टिकुलर फॉर्मेट प्रोवाइड करना है तो वहाँ पे कुछ वेरिएबल हो सकते हैं, कुछ कांस्टेंट भी हो सकते हैं, और क्या क्या लिटरल हो सकते हैं उनकी हम बात करेंगे आगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। लेकिन उनमें से वेरिएबल क्या है? वो कंटेनर जिसमें हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, जिसमें एट ए टाइम एक ही डेटा रह सकता है। एक वेरिएबल में एक वैल्यू रखी है, जैसे दूसरी वैल्यू रखेंगे पहले वाली वैल्यू ओवरराइट होने के कारण रिमूव हो जाएगी। तो एट ए टाइम जो वैल्यू अवेलेबल है उस वेरिएबल में, उसी के अकॉर्डिंग वो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे ए वेरिएबल, उसमें अगर 50 अवेलेबल है तो a प्लस 2 करने पे 52 आएगा, जो वैल्यू है उस वेरिएबल की उसके अकॉर्डिंग। जबकि कांस्टेंट मतलब फिक्स डेटा जो अवेलेबल है प्रोग्राम के अंदर, जो जैसा दिया वैसा ही रहने वाला है, जो चेंजेबल नहीं है, वो है कांस्टेंट वैल्यू। हमने अलग अलग टाइप्स की भी बात की थी कांस्टेंट के टाइप: इंटीजर कांस्टेंट, रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। जिसमें से इंटीजर कांस्टेंट जहाँ न्यूमरिक डेटा है लेकिन फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, पॉइंट के साथ में डेटा नहीं है, वो है इंटीजर कांस्टेंट। रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट जहाँ न्यूमरिक डेटा लेकिन फ्रैक्शन पार्ट भी साथ में प्रोवाइड किया गया है, वो है रियल और फ्लोटिंग कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट जहाँ सिंगल कोट में सिंगल लेटर स्पेसिफाइड है, वो है हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट। उसके कुछ एक्सेप्शन भी है, नो डाउट, एस्केप सीक्वेंस बात कर लेंगे बाद में। उसके अलावा हमने बात की स्ट्रिंग कांस्टेंट, डबल कोट्स में अवेलेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। हमने जो आपको प्रोग्राम कुछ विजिबल करवाए हैं अभी तक, वो प्रोग्राम कौन से, उन्हें एक बार यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो भी प्रोग्राम हम देखना है आपको इन सभी का फाइनली तो आइडिया लगेगा, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करके हम डिस्कस करते जा रहे हैं चीज़ें। तो यहाँ पे अभी तक जो हमने प्रोग्राम देखे हैं, जैसे सबसे पहला प्रोग्राम जो हमने ये क्रिएट किया था, इसमें आप जो अभी तक जानते हैं वो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, इसे आप पहचान रहे हैं, बाकी चीजें नहीं जानते, केवल इतना पता है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, डबल कोट्स में ये जो अवेलेबल है ये है स्ट्रिंग कांस्टेंट। हमने लेकिन साथ के साथ वेरिएबल के टाइप की बात की, और नेक्स्ट एग्जांपल में जो हम जानते हैं वो ये इंट को हम जानते हैं। इंट क्या है? एक डेटा टाइप है जो स्पेसिफाई कर रहा है कि ए नेम का जो हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसमें हम इंटीजर कांस्टेंट को स्टोर करना चाहते हैं, जिसे मेमोरी कितनी मिलेगी। अगर टर्बो सी कंपाइलर पर वर्क कर रहे होते हैं तो 2 बाइट्स, डेव सी कंपाइलर पर वर्क कर रहे हैं तो 4 बाइट्स। ये भी हमने बात कही थी कि उसी कैटेगरी के अलग अलग डेटा टाइप हैं, उनका साइज अलग अलग रहेगा। केवल इंट ऐसा डेटा टाइप है जिसका साइज कंपाइलर पर डिपेंड करेगा। तो टर्बो सी पे वर्क कर रहे होते हैं तो 2 बाइट्स, जबकि आज के टाइम में जो अपडेटेड कंपाइलर्स अवेलेबल हैं उनमें ये 4 बाइट्स का अवेलेबल रहेगा। अब यहाँ पे आज की क्लास में जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले इसी चीज से हम बात स्टार्ट कर रहे हैं अगर, तो हम आज की क्लास में पहले तो बात कर रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे दिया जाता है उसे अगर हम समझें तो बहुत सिंपल सा तरीका है, डेटा टाइप प्रोवाइड किया, वेरिएबल का नेम दिया, और स्टेटमेंट कंप्लीट स्पेसिफाई करने के लिए दे दिया ये सेमीकोलन। ये जो है सेमीकोलन, ये हम बहुत सी बार पहले भी लिखा हुआ देख चुके हैं, आगे भी देखते रहेंगे। ये बेसिकली क्या है? ये जो हमारे पास सिंबल है जिसे बोल दिया जाता है सेमीकोलन, इस सिंबल का यूज क्या है यहाँ पे? तो ये एंड ऑफ स्टेटमेंट को स्पेसिफाई करता है। हमें जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने हैं उनकी एंडिंग स्पेसिफाई करने के लिए, उनका टर्मिनेशन देने के लिए अवेलेबल है ये सिंबल, वो है सेमीकोलन। ये वाला सिंबल है ना, ये केवल समझने के लिए एक्स्ट्रा में ब्रैकेट लगा दिया और ये लगा दिया, ये हटा देता है ना। होपफुली आपको इस चीज का आइडिया लग रहा होगा। सेमीकोलन किस लिए है? एंड ऑफ द स्टेटमेंट। जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, चाहे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन दे रहे हैं, चाहे हम एक सिंपल सा असाइनमेंट ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेशन इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि आप उसे इजीली रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमने सी में असाइन किया a प्लस बी की वैल्यू को, तब भी हमने ये टर्मिनेशन प्रोवाइड किया था, ये एंड ऑफ स्टेटमेंट प्रोवाइड किया। तो इस तरीके से प्रोवाइड करना चाहेंगे, ये होगा सेमीकोलन। चाहे हम डेटा रीड कर रहे हैं, चाहे कुछ प्रिंट कर रहे हैं, चाहे कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, स्टेटमेंट की एंडिंग के लिए हम ये काम में लेंगे। कब काम में लिया जा रहा है कब नहीं, वो तो आपको एग्जाम्पल्स के साथ बेटर आइडिया लगता जाएगा। अभी ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, उस पर फोकस कर रहे हैं अगर,
तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब है कि हम किसी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में काम में लेना चाह रहे हैं, तो उसे कंपाइलर को बताएं तो सही कि हाँ हमें ये वेरिएबल इस टाइप का चाहिए। वो इंफॉर्मेशन देने का जो काम कर रहा है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे हमने इंट a दिया या फ्लोट b दिया या कैरेक्टर c दिया। ये जो हम वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अप्रोच क्या रहेगी, वो डेटा टाइप, साथ में वो वेरिएबल का नाम और सेमीकोलन। अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स एक साथ डिक्लेयर करने हैं सेम टाइप के, अलग अलग टाइप के, तब तो अलग अलग स्पेसिफाई करेंगे, भले ही वो सेम लाइन में लिख दें, स्टेटमेंट की एंडिंग किससे पहचानी जाएगी, सेमीकोलन से। लिखने में भले ही सेम लाइन में लिखो चाहे अलग लाइन में, चॉइस आपकी अपनी। नॉर्मली हम अलग अलग लाइन में लिखना प्रेफर करेंगे जिससे प्रोग्राम रीडेबल बना रहे, साफ साफ दिखाई दे सके हमें कि ये इंटीजर टाइप का, ये फ्लोट टाइप का, इसलिए। लेकिन अगर हम कभी सेम टाइप का डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो डेटा टाइप और सेम टाइप के वेरिएबल अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल मैनर में कॉमा से सेपरेट करते हुए प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले वेरिएबल का भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, दूसरे का भी, तीसरे का भी, जितने भी हमें वेरिएबल क्रिएट करने हैं उन सबको अगर सेम टाइप का ही क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे फ्लोट टाइप का लिया और फ्लोट टाइप का ले लिया हमने, सपोज ये मार्क्स 1 मार्क्स 2, वेरिएबल नेम क्या दे रहे हैं वो चॉइस आपकी अपनी। हो सकता है आप कभी ऐसा ले लो इंट और एज भी पूछ ली, रोल नंबर भी पूछ लिया। तो ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये डिक्लेरेशन, मल्टीपल अगर डिक्लेरेशन सेम टाइप के प्रोवाइड करना चाहते हैं अगर एक ही स्टेटमेंट में, तो कॉमा से सेपरेट करते हुए इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ ये स्पेस देना हमारी चॉइस है, हम देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें ना दें। कॉमा से उसे सेपरेशन पता चल गया। लेकिन यहाँ अगर स्पेस नहीं देते तो ये इंट अलग नहीं पहचान पाता, ये पूरा एक नया वर्ड की तरह देखता है इंटेज, जो कोई डेटा टाइप नहीं है। तो इंट अलग से पहचाना जाए उसके लिए एक सेपरेशन चाहिए, चाहे स्पेस दें, चाहे टैब दें, चाहे एंटर दें। बात बराबर है। नॉर्मली हम इस तरीके से देंगे कि यहाँ जैसे स्पेस दे दिया। जैसे एक सिंपल मैनर में कहें हमें वेरिएबल क्रिएट करने 3 ए बी सी इंटीजर टाइप के वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया। पता चलती है बात। तो ये सिंपल सा तरीका है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। एक वेरिएबल करना है तो एक कर सकते हो उस टाइप का, मल्टीपल करना है तो कॉमा से सेपरेट करते हुए वो सारे वेरिएबल दे सकते हो जिनके लिए सेम डेटा टाइप चाहिए। यहाँ पे मार्क्स भी फ्लोट टाइप का है, मार्क्स 1 भी और मार्क्स 2 भी। एज और रोल नंबर दोनों इंटीजर टाइप के हैं। यहाँ पे भी देखें तो ए बी सी तीनों इंटीजर टाइप के अवेलेबल हैं। यह भी प्रोग्राम नहीं लिखा हमने पूरा, प्रोग्राम का केवल एक स्टेटमेंट पे फोकस कर रहे हैं, वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि वेरिएबल को प्रोग्राम में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए। ये वेरिएबल रीड करने की अप्रोच नहीं है, ये वेरिएबल को क्रिएट करने की अप्रोच है। और फ्लो चार्ट में इसके लिए कोई स्टेप नहीं था। फ्लो चार्ट केवल एक प्लानिंग थी। जैसे आप लोग अगर प्लान करते हो कि गोवा घूमने जाना है तो आप ये सोचते हो कि वहाँ पे बाइक बुक करेंगे, वहाँ पे रिजॉर्ट बुक करेंगे, आपने प्लानिंग की है जहाँ पे खर्चा नहीं लगा। सिंपल सी बात है। जबकि आप एक्चुअली जाओगे तो खर्चा लगेगा। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो जब हम फ्लो चार्ट में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे कोई भी वेरिएबल हम डायरेक्टली काम में लेने लग जाते हैं, उसे इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ हमें सी चाहिए वहाँ सी लिख दिया, जहाँ ए चाहिए वहाँ ए लिख दिया। लेकिन प्रोग्राम के अंदर अगर हमें कोई वेरिएबल चाहिए तो वेरिएबल मतलब वो कंटेनर जिसमें हम डेटा रखना चाहते हैं, मतलब उसे मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए। और मेमोरी एलोकेट करने वाला जो स्टेटमेंट है वो भी यही स्टेटमेंट है, वेरिएबल डिक्लेरेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्रोग्राम के अंदर कंपाइल टाइम पे इंफॉर्मेशन देगा कि इस नेम का वेरिएबल इस टाइप का अवेलेबल होगा, जबकि एग्जीक्यूशन टाइम पे यही वेरिएबल की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है, वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करता है। तो ये जो हम अभी देख रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसी की हम बात कर रहे हैं। यही स्टेटमेंट एक तसल्ली भी देता है प्रोग्राम में कि आगे कहीं पे लिखा हुआ देखा सपोज k = 57, तो उसे ये तसल्ली तो चाहिए कि k क्या चीज है। k एक वेरिएबल होगा, इंटीजर टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का, क्या होगा, वो तसल्ली चाहिए कंपाइल टाइम पे सिंटैक्स चेक करने के लिए कि सब सिंटैक्स पूरा ठीक है या नहीं है, उसके लिए।
साथ के साथ इसी के नेम के वेरिएबल को मेमोरी भी चाहिए रनिंग टाइम पे। तो दोनों का काम ये करवा रहा है ये स्टेटमेंट अभी जो हम देख रहे हैं। बाकी डिटेल के साथ तो आगे हम डिस्कस करते जाएंगे, एग्जांपल में देखते जाएंगे। बेसिक मैनर में वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डेफिनेशन इस तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है। तो होपफुली यहाँ तक की बात का तो सभी को आइडिया लगा होगा। और ये अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ अगर आगे की बात डिस्कस करते जाएं तो बात ऐसी कि जैसे हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल क्रिएट कर दिए A, B, C। हमें अगर A और B दोनों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो असाइनमेंट तो बहुत सिंपल सा है। जिस वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं वो राइट साइड में, जिसमें असाइन करना चाहते हैं वो होना चाहिए लेफ्ट साइड में। अगर हमने उल्टा दे दिया होता ना, अगर इस पर्टिकुलर को 25 इक्वल A, तो ये सही नहीं है। इस केस में ये कोशिश क्या कर रहा है, A में जो भी डेटा रखा हुआ हो उसे 25 में असाइन करना चाहता है, जबकि 25 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट में कोई वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे एरर आती है। अगर इस तरीके का हम प्रोवाइड करते हैं तो लाइन नंबर 6 एरर रिप्रेजेंट करता इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। जैसे हमने किया कंपाइल, कैसे कर रहे हैं ये सब चीजें आगे, हैश इंक्लूड क्या दे रखा है, वॉइड मेन क्या दे रखा है, आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो लाइन नंबर 6 पे अगर फोकस कर रहे हैं तो 25 में A असाइन नहीं कर सकते, A में 25 असाइन कर सकते हैं। तो जिसमें असाइन करना है वो होना चाहिए लेफ्ट साइड में, जिसको असाइन करना है वो होना चाहिए राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में दिया A, राइट साइड में हमने प्रोवाइड किया 25। इसे क्या अगर हमने कंपाइल, तो इस केस में ये कंपाइल हो जाता है एंड एग्जीक्यूट करने पे क्या कर रहा है, हमने जो अभी प्रोग्राम में दे रखा है वो टास्क है ये A की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ये हमने कमेंट लिख दिया, एक्स्ट्रा में कुछ वर्डिंग लिख दी जो प्रोग्राम में हमें बस दिखाई दे रही है, जो परफॉर्म नहीं होगी। ठीक, अभी हमने ऐसे एक बार को लिख दिया, आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ये क्यों लिखा है कि ये स्टेटमेंट किस लिए है, A की वैल्यू को विजिबल करवाने के लिए। प्रिंटफ दिया, सिंटेक्स ध्यान से देखें क्योंकि पर्टिकुलर फॉर्मेट है, जैसा फॉर्मेट है वैसे ही हमें काम में लेने की जरूरत होगी, लेकिन इसे आगे डिस्कस करेंगे। प्रिंटफ वो प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम प्रिंट करा सकते हैं। जैसा हमने हेलो वाला वो मैसेज जो दिया था उस वक्त भी फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट एफ। जैसा नाम है वैसा ही काम में लेंगे। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है सी प्रोग्रामिंग, तो स्मॉल लेटर में गिवन है तो स्मॉल में ही काम में ले सकते हैं, कैपिटल में तो पहचानेगा ही नहीं कि ये क्या चीज है। तो इस तरीके से हम ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ %d क्यों दिया उसकी आज की क्लास में आगे बात करने वाला है थोड़ी देर में ही। लेकिन अभी हमने क्या कर दिया, A की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कर चुके हैं, जैसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट में 25 आ रहा है, A का डेटा प्रिंट हो रहा है। हम यही अगर बात करें, हमने A 25 दे रखा है, B में असाइन करवा दिया सपोज 671 और फाइनली हमने यहाँ C में असाइन करवा दिया A + B। इस केस में अगर हम A नहीं हम C की वैल्यू अगर प्रिंट करवाते हैं इस तरीके से, जहां पे हमने क्या दिया, यहाँ C प्रोवाइड कर दिया, इस केस में ये डेटा किसका प्रिंट करेगा, वेरिएबल C का। सिंटेक्स का आइडिया आपको बहुत इजीली लगता जाएगा प्रैक्टिस के साथ। सिंटेक्स मतलब पर्टिकुलर फॉर्मेट, जैसा फॉर्मेट है वैसा ही है, राइट, पहले से तो डिफाइंड फॉर्मेट है। इस केस में आउटपुट में किसकी वैल्यू प्रिंट होगी, ना A की ना B की। हमने जो डेटा प्रिंट किया वो प्रिंट होगा और यहाँ पे C की वैल्यू प्रिंट होगी, जो कैसे कैलकुलेट हो रही है A और B के एडिशन से। इसे अगर हमने किया कंपाइल और एग्जीक्यूट तो फाइनली डेटा इस तरीके से आ रहा है 696, जो एक्चुअली में क्या है 25 एंड 671 का एडिशन। हमने अगर यहाँ पे वैल्यू दी होती सपोज ये 151, इस तरीके से अगर प्रोवाइड कर दिया, ये 150 प्रोवाइड कर दिया। इस केस में अगर इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ध्यान से देखें आउटपुट क्या आता है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, 175, जो A और B के अंदर डेटा अवेलेबल है उनका एडिशन। तो अभी जो हमने इस प्रोग्राम में समझा है, एक तो इस चीज को वेरिएबल डिक्लेरेशन, साथ में हम असाइनमेंट की तो बात कर ही रहे हैं जो बहुत सिंपल सा टास्क है, वो भी होपफुली आपको आइडिया लगा होगा कि जिस में असाइन करना है वो लेफ्ट साइड में, जिसको असाइन करना है वो राइट साइड में। ठीक, तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन और असाइनमेंट, होपफुली आपको इनका आइडिया लगा होगा। असाइनमेंट के बारे में भी आगे बात करेंगे जब हम ऑपरेटर डिस्कस करेंगे तब। अभी आगे जो हम यहाँ प्रोग्राम में देखते आ रहे हैं उनसे रिलेट करते हुए हम यहाँ पे बात करते हैं अब
printf, scanf, getch, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब क्या? तो फंक्शन का सेंस है एक वर्किंग को रिप्रेजेंट करना। यहां हम कहें प्री डिफाइंड फंक्शंस का मतलब अगर कहें तो ऑलरेडी डिफाइंड वर्किंग्स, ऐसी वर्किंग जिसे हम डिफाइन नहीं कर रहे, पहले से डिफाइंड है, वो है हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस। और प्री डिफाइंड फंक्शन ये तीन नहीं, बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। इस तरीके के बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन हैं। तो जो हमारे जो हमारे लिए यूजफुल रहने वाले फंक्शन है, हम उन्हें डिस्कस करते रहेंगे। अभी जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले प्रिंट एफ, फंक्शन का नाम है प्रिंट एफ, गलती से वो प्रिंट रह गया था। फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट एफ। तो ध्यान रखना जैसा नेम है वैसे ही हम काम में लेंगे। और प्रिंट एफ का वर्क क्या है? डिस्प्ले करवाना, डेटा प्रिंट करवाना, सिंपल मैनर में। प्रिंट एफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है जिसका काम है कुछ प्रिंट करवाना, कुछ डिस्प्ले करवाना। और इसका सिंटेक्स कैसा है? तो जितने भी फंक्शंस हम देखेंगे, फंक्शन का नाम भले ही कुछ भी है, उन सबके साथ एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी और वो होंगे ये स्मॉल ब्रैकेट। किसी के इसको स्मॉल ब्रैकेट में कुछ लिखा होगा और किसी में नहीं लिखा होगा, बट ब्रैकेट जरूर दिखेंगे आपको, ये स्मॉल ब्रैकेट जो भी ये फंक्शन रहेगा आगे जो हम देखेंगे उनके साथ। जैसे प्रिंटफ का सिंटेक्स क्या है उसे अगर हम समझें तो बहुत सिंपल सी बात है। प्रिंटफ स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पे रहती है वो स्ट्रिंग जिसे हम प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंटफ के अंदर क्या रहता है? वो स्ट्रिंग डेटा जिसे हम प्रिंट करना चाहते हैं। हमने अगर हेलो दिया तो हेलो प्रिंट क्या रहेगा, वेलकम दिया तो वेलकम, कुछ भी दिया कुछ भी प्रिंट कर देगा, मतलब जो दे रहे हैं वही डेटा एज इट इज प्रिंट कर देगा। लेकिन ये जो प्रिंटफ की स्ट्रिंग अवेलेबल है, इस स्ट्रिंग के अंदर यहां पे हो सकते हैं कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। किस तरीके के होंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर? स्ट्रिंग के बीच में जो प्रोवाइड किए जाएंगे, %d, %f, %c की तरह के बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स अवेलेबल हैं, उनमें से कोई सा भी। इस स्ट्रिंग के बीच में फॉर्मेट स्पेसिफायर हो सकते हैं जिनका काम क्या है? अगर हम यहाँ स्ट्रिंग के बीच में फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रोवाइड करते हैं तो उनका काम है वैल्यू प्रिंट करना। अगर यहां बीच में होते हैं एस्केप सीक्वेंस तो उनका काम है उनके रेस्पेक्टिव टास्क परफॉर्म करना। जैसे /n/t जैसे जो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस अवेलेबल हैं, वो अपना टास्क परफॉर्म कर देंगे। जो भी उनका टास्क है, अलग अलग एस्केप सीक्वेंस का अलग अलग काम है। जैसे /n का काम है लाइन चेंज करना। तो यहाँ पे हम जो फोकस कर रहे हैं अभी प्रिंटफ में, प्रिंटफ के अंदर बेसिकली जो डेटा दिया जाता है वो डेटा और कुछ नहीं है, एक स्ट्रिंग होती है जिसे हम प्रिंट करना चाहते हैं। लेकिन उस स्ट्रिंग के बीच में अगर हमें कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है, उस स्ट्रिंग के बीच में अगर हमें कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम प्रोवाइड कराएंगे उस स्ट्रिंग के बीच में फॉर्मेट स्पेसिफायर वहां जहां पे हमें वैल्यू चाहिए। एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। एक बार आप इसे नोट करना चाह रहे हैं तो नोट तो कर लें, आगे की चीजें नोट मत करना अभी प्रिंटफ के आगे, पहले यहां तक की चीजें नोट कर लेना, इस जगह तक की, राइट। तो हम बात कर रहे हैं प्रिंटफ की, और प्रिंटफ का ये जो अभी एग्जाम्पल देखा था, होपफुली आपको इस एग्जाम्पल का थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा होगा। ये एग्जाम्पल क्या कर रहा है? इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है। बाकी चीजें क्या है उनकी जल्दी बात करने वाले हैं आगे, बट अभी ये हेलो वर्ल्ड दे रखा है तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा था। यहाँ पे अगर हम हेलो और वर्ल्ड की जगह अगर दे दें सपोज हाउ आर यू, तो इस प्रोग्राम को अगर हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करें तो यही आउटपुट हमारे सामने आ रहा है, हेलो हाउ आर यू। जो भी वर्डिंग हम प्रोवाइड करते हैं, अगर जल्दी जल्दी में हम गलती से हाउ आर यू की जगह स्पेलिंग मिस्टेक कर बैठते या आर को हम इस तरीके से लिख बैठते, यू को ऐसा कुछ लिख दिया होता, तो जैसा लिखा वैसा की वैसा ये प्रिंट करेगा। इसे मतलब नहीं है कि वहां पे स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में
डेटा आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं। केवल उस स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर जो प्रिंटफ को प्रोवाइड किया जा रहा है उसके अंदर अगर कहीं पे आते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर तो उसके रेस्पेक्टिवली वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर वहां आते हैं एस्केप सीक्वेंस तो उसके करस्पॉन्डिंग अपना वर्क परफॉर्म करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ये हमारा मैसेज कैसा प्रिंट हो रहा था आपको आइडिया लगा होगा। हम यहाँ पे ये जो प्रोवाइड कर रहे थे इस स्टेटमेंट को हमने एक बार को हटा दिया। जैसे ये तरीका है कमेंट करने का, आगे हम बात करेंगे वापस से कमेंट की, लेकिन अभी के लिए हमने जैसे इस स्टेटमेंट को यहाँ केवल दिख रहा है हटा चुके हैं, या एक काम करते हैं हटा ही देते हैं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने सेम स्टेटमेंट जो ये प्रोवाइड किया है इसमें बस बीच में /n दे दिया। तो ये ध्यान से अगर आप देखें ये जो हमारे पास प्रिंटफ में स्ट्रिंग अवेलेबल है इस स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले क्या मिलता है h, तो h प्रिंट होगा, e मिला e प्रिंट होगा, l मिला फिर l मिला, प्रिंट होता जा रहा है एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ये आगे प्रिंट होता जा रहा है। स्पेस मिला तो ये स्पेस भी प्रिंट करेगा, लेकिन उसके बाद क्या मिला न्यू लाइन कैरेक्टर, और ये जो न्यू लाइन कैरेक्टर मिला \n मिला, ये क्या कर देगा लाइन चेंज कर देगा। उसके बाद जो डेटा आ रहा है वो कहाँ आ रहा है नेक्स्ट लाइन के अंदर आ रहा है। एक बार इस प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके देखें तो कुछ इस तरीके से ये आउटपुट आ रहा है। तो प्रिंटफ के अंदर जो हम स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उस स्ट्रिंग के बीच में एस्केप सीक्वेंस हो सकते हैं जैसे /n/t, इस तरीके के बहुत से एस्केप सीक्वेंस। तो जो भी उनका वर्क है वो वर्क परफॉर्म करेगा। अभी हमने नहीं देखा एस्केप सीक्वेंस सारे, केवल एक एग्जांपल के लिए देखा है वो है /n लाइन चेंज करने वाला, कि अगर हमें यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट करना था वो तो हम एज इट इज प्रिंट कर रहे थे, हमें लाइन चेंज करनी है जहाँ पे भी वहाँ पे हम /n प्रोवाइड कर देते हैं और उसी जगह पे वो लाइन चेंज कर देगा। सिंपल। तो /n है लाइन चेंज करने के लिए, बाकी स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो रही थी, लेकिन वहीं पे हमने एक और चीज लिखी है वो क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब कुछ ऐसा जैसे हमने यहाँ पे ये जो अभी एग्जांपल देख रहे थे इस एग्जांपल में एक वेरिएबल क्रिएट किया जैसे a नेम का, इसे हमने वैल्यू दे रखी है सपोज यहाँ पे 56, और यहाँ पे हम चाहते हैं ये हेलो हाउ के बीच में, हाउ की स्पेलिंग जो भी गंदी सी है वो हम चाहते हैं इस जगह पे वैल्यू आ जाए उस a नेम के वेरिएबल की। तो कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो स्ट्रिंग के बीच में दिया उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जिस वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन से हैं जल्दी आज की क्लास में आगे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया कि वैल्यू किसकी प्रिंट करनी है। जैसे हमने ये दे दिया सपोज 89, एक बार समझना ये क्या दिया गया, ये है हमारा वो स्ट्रिंग कांस्टेंट जिसे हम प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन इसके बीच में एस्केप सीक्वेंस आ रहे हैं तो वो लाइन चेंज करने का काम कर रहा है ये /n। फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है तो ये क्या करेगा ये वैल्यू प्रिंट करेगा, कौन सी जो साथ में प्रोवाइड करेंगे वो हमने साथ में प्रोवाइड किया। अगर 89 एक इंटीजर कांस्टेंट तो यहाँ पे डेटा क्या प्रिंट होगा 89। समझना इस चीज को, यहाँ पे क्या दिया गया है हमने 89 प्रोवाइड कर रखा है डायरेक्टली हमने, तो जो कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है तो वो कांस्टेंट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी डायरेक्ट यहाँ पे %d की जगह पे। कंपाइल किया एग्जीक्यूट किया तो कुछ इस तरीके से आ रहा है हेलो और हाउ जो वर्ड था उसके बीच में 89 लिखा हुआ रहा है जहां हमने %d दिया था। एक बार वापस थोड़ा सा फोकस करके देखें, हमने यहाँ पे %d को 89 नहीं हमने अगर प्रोवाइड कर दिया a, तो जो भी डेटा a वेरिएबल के अंदर है वो डेटा प्रिंट कर देगा कहाँ, जहां यहाँ पे %d हमारे पास अवेलेबल हुआ उस जगह पे। इसे किया जैसे हमने ये कंपाइल एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे क्या आ गया a के अंदर जो वैल्यू थी अगर वो 56 थी तो 56 आ गया, अगर वो 29 होती तो 29 आ रहा होता, जो भी डेटा होता वो डेटा आ रहा है। तो ये वर्क है प्रिंटफ का डेटा प्रिंट करने का। बाकी डिटेल बहुत सी है प्रिंटफ के लिए भी इटसेल्फ, लेकिन प्रिंटफ की बेसिक वर्किंग का आइडिया आप सबको होपफुली थोड़ा बहुत तो लगा होगा। जैसे यहाँ जो हम एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे चाहते हैं a और b वैल्यू रीड कर ये असाइन करने से पहले एक मैसेज देना, तो मैसेज हमने कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया जैसे वेलकम इन आवर प्रोग्राम। क्या होगा इस केस में उसे समझें। ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मैसेज का इंपैक्ट क्या पड़ेगा,
जब हम इसे करते हैं कंपाइल एग्जीक्यूट तो पहले वो मैसेज लिखा आता है और सेम लाइन में ही वो नया डेटा भी प्रिंट हो गया जो दूसरे प्रिंटफ से आया। क्यों सेम लाइन में आया? क्योंकि हमने लाइन चेंज करने का टास्क दिया ही नहीं। लाइन चेंज अगर हम करवाते तो कहाँ करवाते? जैसे हम लाइन चेंज करने का टास्क यहाँ पे देते बैकस्लैश n, तो यहाँ पे लाइन चेंज करने का काम कब होता है? वेलकम इन अवर प्रोग्राम वाले मैसेज के बाद। और जो नेक्स्ट प्रिंटफ आ रहा है लाइन नंबर 10 पे, उससे डेटा प्रिंट हो रहा होता है नेक्स्ट लाइन के अंदर। ठीक है यहाँ तक? तो ये हमारे पास अवेलेबल है प्रिंटफ, जहां पे /n आप कहाँ देना चाहते हो वो चॉइस आपकी अपनी। जैसे हमने यहाँ पे भी दे दिया, अगर /n कंपाइल किया एग्जीक्यूट किया तो ध्यान से समझें, एक बार लाइन चेंज तो हुआ पहले /n से, और बीच में ये ब्लैंक लाइन क्यों आ गया? क्योंकि वहां पे भी एक लाइन चेंज का टास्क आ गया। ठीक, यहां से लाइन चेंज हुई तो नेक्स्ट लाइन पे गया, और वो खाली लाइन क्यों आ गई बीच में? क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे आते ही फिर से क्या मिला? लाइन चेंज करने का टास्क मिल गया। अब हम जो बात कर रहे हैं उस पर आगे बढ़े अगर, तो हम बात कर रहे थे प्री डिफाइंड फंक्शंस की, जिनमें से प्रिंटफ है डिस्प्ले करने के लिए, स्कैनफ है डेटा रीड करने के लिए। डेटा रीड करने का जो इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट अवेलेबल है वो फॉर्मेट कैसा है उसे अगर हम ध्यान से देखें तो बात है ऐसी कि स्कैनफ वैल्यू रीड करने के लिए अवेलेबल है। वैल्यू रीड किस में करना चाहते हो उस पर डिपेंड करेगा ये। जैसे अगर हम रीड करना चाहते हैं एक इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू, तो समझना इंटीजर वेरिएबल के लिए यहाँ पे हमें फॉर्मेट बताना है कि हम इंटीजर की वैल्यू रीड करना चाहते हैं। क्योंकि अगर यूजर से हम रीड करते हैं 9, तो 9 केवल एग्जांपल के लिए 9 क्यों बोला? क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी 9 को अलग अलग तरीके से लिखा था जानबूझ के। 9 भी लिखा, 9.0 भी लिखा, सिंगल कोट्स में भी 9 लिखा और डबल कोट्स में भी 9 लिखा। ये सारे 9 अलग अलग टाइप के हैं प्रोग्रामर के लिए, यूजर के लिए नहीं। यूजर के लिए तो सारे 9 है। प्रोग्रामर को पता है कि 9 जब पहले लाइन नंबर 1 पे जो दिख रहा है वो इंटीजर है, लाइन नंबर 2 पे जो दिख रहा है वो रियल और फ्लोटिंग डेटा है, लाइन नंबर 3 पे कैरेक्टर डेटा है, जबकि लाइन नंबर 4 पे वो स्ट्रिंग डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे यूजर जब 9 देना चाहेगा, सपोज यूजर एक शॉपकीपर है जिसके लिए आपने एक एप्लीकेशन बनाई है और वहां आप यूजर से पूछते हो किसी प्रोडक्ट की प्राइस, तो प्रोडक्ट की प्राइस की अगर बात आ रही है तो हो सकता है आप 9 अगर यूजर दे रहा है तो आप उसे 9.0 फ्लोटिंग वैल्यू की तरह स्टोर करना चाहो। किसी की प्राइस की बात आ रही है कि कितनी रेट है, या जीएसटी रेट की बात आ गई जैसे, तो यूजर ने अगर 9 दिया तो हो सकता है आप उसे 0.0 के साथ स्टोर करना चाहो, उसका स्टोरेज फ्रैक्शन पार्ट के साथ कंसिडर करना चाहो, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर उसके करस्पॉन्डिंग दोगे। अगर आप यूजर से पूछते हो कि कितनी क्वांटिटी, किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, जैसे सपोज करो कोई शॉप है जिसपे ना हेलमेट बेचे जा रहे हैं सपोज, अब अगर वहां पे यूजर, आप वो जो यूजर है शॉपकीपर जो आपके प्रोग्राम को काम में ले रहा है, उससे कहते हो कि अब इनिशियली वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी तो इंसर्ट करे, तो क्वांटिटी कितनी इंसर्ट करेगा? किसी प्रोडक्ट, जैसे हेलमेट ही एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसकी क्वांटिटी कितनी आएगी? या तो 9 आएगी या 10 आएगी, 9.5 तो नहीं आएगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है जहां पे यूजर जो 9 दे रहा है उसे इंटीजर की तरह ही रखना है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग है। सिमिलरली अगर आप यूजर से उसका एड्रेस पूछ रहे हो और एड्रेस में आ गया सपोज A91, ऐसा कुछ आ गया 91 वो मकान नंबर था भले, तो 91 वो जो है वहां पे डेटा वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के बीच में आ रहा है, उस 9 को आप कैसा रखना चाह रहे हो? स्ट्रिंग के पार्ट की तरह रखना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर रहेगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली वो बताने का तरीका है कि जिस डेटा को आप प्रिंट करना चाहते हो कंसोल पे, उस आउटपुट स्क्रीन पे जो प्रिंट करना चाहते हो वो किस फॉर्मेट का हो वो बताने के लिए, साथ के साथ यूजर से जब डेटा रीड करना है उस वक्त भी बताने के लिए अवेलेबल है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो अब एक बार पहले हम जो नोट कर रहे हैं वो नोट कर रहे हैं एक बार फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, जो बताने का तरीका है कि डेटा किस फॉर्मेट का कंसीडर करना है। यहां पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ नोट कर रहे हैं एग्जांपल के लिए, जैसे %d जो काम में लिया जाएगा इंटीजर वैल्यूज के लिए, %h काम में लिया जाएगा शॉर्ट इंट वैल्यूज के लिए, %l स्मॉल d काम में लिया जाएगा लॉन्ग इंटीजर वैल्यूज के लिए,
अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये जो हम राइट साइड में लिख रहे हैं ना, इन्हें केवल डेटा टाइप नहीं मानना, एक कैटेगरी की तरह कंसिडर करना। राइट साइड में ये जो लिख रहा है ना, इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, नो डाउट ये डेटा टाइप है जो हमने नोट किए थे अभी तक, लेकिन स्ट्रिंग के लिए कोई डेटा टाइप नोट नहीं किया हमने, कैरेक्टर सीक्वेंस से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो डेटा टाइप नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज अवेलेबल कुछ चीज है, उनके लिए भी हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है सी प्रोग्रामिंग में। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर नोट कर रहे हैं। और ध्यान रखने की चीज, सी प्रोग्रामिंग में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं, तो जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आप कॉपी करना, जो स्मॉल में वो स्मॉल में, जो कैपिटल में वो कैपिटल में, राइट। तो जैसे यहाँ %d, %h, %ld, स्मॉल एल स्मॉल डी लॉन्ग इंटीजर के लिए प्रोवाइडेड है, %f फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए, स्मॉल एल स्मॉल एफ अवेलेबल है डबल के लिए, कैपिटल एल स्मॉल एफ अवेलेबल है लॉन्ग डबल के लिए, %c अवेलेबल है वो है कैरेक्टर के लिए। और अभी तक आप यहाँ जो राइट साइड में देख रहे थे वो सब डेटा टाइप थे, लेकिन हमारे पास यहाँ %s अवेलेबल है स्ट्रिंग के लिए, %p अवेलेबल है पॉइंटर वैल्यूज के लिए। क्या चीजें होती हैं ये आगे डिस्कस करते जाएंगे, हम आगे बात करते जाएंगे, बट अभी एक बार नोट कर सकते हैं आप इन्हें। %o अवेलेबल है ऑक्टल वैल्यूज के लिए, %x और %x अवेलेबल है हेक्साडेसिमल वैल्यूज के लिए। ये दोनों के लिए हम एक बार लिखे हैं ना, हेक्साडेसिमल वैल्यूज के लिए स्मॉल x भी है कैपिटल X भी है, दोनों में से कोई सा भी काम में लिया जा सकता है ना। %e अवेलेबल है एक्सपोनेंट डेटा के लिए, तो मेजरली ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर अवेलेबल है। उसके अलावा %u अवेलेबल है हमारे पास अनसाइंड इंटीजर के लिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आगे हम डिस्कस करते जाएंगे और उनके साथ आगे बात करते जाएंगे। तो मोस्टली जो काम में लिए जाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो हमारे सामने कुछ इस तरीके के अवेलेबल हैं। इनके अलावा भी कुछ अवेलेबल है फॉर्मेट स्पेसिफायर के, मॉडिफिकेशन भी अवेलेबल हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। अभी पहले बेसिक अप्रोच तो सीखें, फिर बाद में मॉडिफाई करने के तरीके हम सीखेंगे ना। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में आएगा प्रिंटफ से जब हम डेटा प्रिंट कर रहे हैं तब भी, स्कैनफ से जब हम डेटा रीड कर रहे हैं तब भी। प्रिंटफ से प्रिंट करने के लिए भी, स्कैनफ से रीड करने के लिए भी, दोनों अप्रोचेस में काम में आएगा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। कैसे? तो अभी जो हम बात कर रहे थे, स्कैनफ फंक्शन अगर a इंटीजर वेरिएबल है तो उसे रीड करने के लिए दिया %d, साथ में जो प्रोवाइड किया यहां कॉमा के साथ लिख रहे हैं इसे, ये है एड्रेस ऑफ a। ये क्या चीज लिखे हमने, ये सिंबल, इसे हम कह रहे हैं एड्रेस ऑफ a। एक बार समझने के लिए हम यहां साइड में लिख देते हैं, और ये एड्रेस ऑफ ए अचानक से क्या चीज आ गई, तो हम जो कह रहे थे कि वेरिएबल जब डिक्लेयर किया तो उसे मेमोरी मिली है जहां डेटा रख सकता है। अब मेमोरी कहां मिली वो कहलाता है उसका एड्रेस। जैसे आप सभी जहां पे भी रहते हैं जिस लोकेशन पे, वो आपका एड्रेस कहलाता है। सिमिलरली वेरिएबल को जहां मेमोरी मिली है वो उसका एड्रेस कहलाता है। जैसे मेमोरी जो मिल रही है रैम के अंदर मिल रही है, जैसे मेमोरी रैम की हर एक बाइट की नंबरिंग अगर कंसीडर कर लें, पहली बाइट का नंबर 1, नेक्स्ट का 2, नेक्स्ट का 3, नेक्स्ट का 4, तो जहां पे भी मेमोरी मिलेगी उसका कुछ ना कुछ तो नंबर है, कौन से नंबर की बाइट जहां मेमोरी मिली है। तो स्कैनफ का फॉर्मेट है, फॉर्मेट का मतलब आप क्लियर रखें, सिंटैक्स जो हम बात कर रहे हैं, फॉर्मेट की जो बात कर रहे हैं, जैसा ऑलरेडी डिफाइंड है वैसा ही हम काम में लेंगे। स्कैनफ डिफाइंड इस तरीके से है कि यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना है उसका जिसका डेटा आप यूजर से रीड करना चाहते हो, और साथ में प्रोवाइड करना है वो एड्रेस ऑफ ए, अगर आप ए में वो डेटा रीड करवा के रखना चाहते हैं तो। जैसे अभी जो हमने प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया था, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर हम ए का डेटा रीड करवाना चाहते हैं तो प्रोवाइड कर दिया हमने यहाँ पे एड्रेस किसका, ए का। हम बी का डेटा अगर
रीड करना चाहते हैं यूजर से, तो एड्रेस किसका प्रोवाइड कर दिया हमने, बी का। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर हम करते हैं कंपाइल, एग्जीक्यूट, वैल्यू देते हैं 45 एंड 67, तो एडिशन उनका होके आ गया। इसी सेम प्रोग्राम को अगर फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू देते हैं